नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में और मैं आपका दोस्त हिमांशु बोर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे जो हमारी MPLRC की सीरीज़ थी कि सर आगे वीडियोस लेकर के आइए। तो मुझे ये देख कर बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत समय से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, समय के अभाव के कारण, क्योंकि कोर्ट में प्रैक्टिस के कारण समय थोड़ा कम मिल पाता है। तो चलिए आज हम बिना देरी करते हुए आज हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं। राजस्व न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की प्रक्रिया के संबंध में जो चैप्टर 4 प्रावधान करता है, उस संबंध में आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का नया टॉपिक राजस्व न्यायालय एवं अधिकारियों की प्रक्रिया की कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे। देखिए, इसमें ये संबंधित है आपकी कार्यवाहियों के, प्रक्रिया के, कि कोई राजस्व न्यायालय है या कोई राजस्व अधिकारी है तो वो कैसे, अगर किसी दस्तावेज को बुलवाना हो या किसी डॉक्यूमेंट को बुलवाना हो या किसी साक्षी को बुलवाना हो, और अगर कहीं जांच करनी हो, कहीं किसी भूमि में प्रवेश करना हो, तो उस संबंध में वो कौन सी प्रक्रिया अपने आएगा, कौन, किसके पास वो अथॉरिटी है, किसके पास पावर है, इस संबंध में वो सारी चीज़ें जो है ये चैप्टर बात करता है। तो सेक्शन कौन से 27 से लेकर के 43 तक के इसमें प्रावधान है। चलिए चालू करते हैं भाई अपना। जो सबसे पहला सेक्शन आता है, हमारा सेक्शन आता है कौन सा, 27 की बात करते हैं। तो चैप्टर 4 इसका प्रावधान करता है 27 से लेके 43 तक के प्रावधान करता है भाई। ठीक है, आइए 27 पहला पढ़िए, क्या कहता है कि जांच आयोजित करने का स्थान, कि कहाँ पे जांच आयोजित होंगी, प्लेस ऑफ होल्डिंग्स इंक्वायरीज। ठीक, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को छोड़कर कोई भी राजस्व अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी मामले की जांच या सुनवाई नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे उन्होंने, जो मान लीजिए कोई तहसीलदार साहब हैं तो उनको बोल दिया कि भैया आप तहसीलदार हो, तहसील के वहाँ के आप मुखिया हो, तो आपका जो क्षेत्राधिकार होगा वो तहसील होगा। उस तहसील के सीमाओं के भीतर रहकर ही आप जो जितनी भी आपकी इंक्वायरीज हैं, जांचें हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, आयोजित कर सकते हैं। ठीक, जो भी सुनवाई करनी हो, कहाँ पर रह करके, आपके क्षेत्राधिकार पर रह करके। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ पे एक परंतु दिया हुआ है कि जो एसडीओ साहब है ना, अब एसडीओ कहाँ का होता है, किसी उपखंड का एक एसडीओ होता है। तो एसडीओ साहब क्या करेंगे, जिले के भीतर किसी भी स्थान पर, मतलब जिले का कोई भी स्थान हो, केवल उपखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, एसडीओ साहब के पास राइट है कि कोई जिले के किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हैं, वो जांच एवं सुनवाई कर सकते हैं। आई होप आसान सा सेक्शन था 27 कि भैया जांच के संबंध में प्रावधान, तो जांच कहाँ करोगे, जहाँ आपकी स्थानीय सीमाएं हैं, क्षेत्राधिकारिता है, वहाँ आप जांच कर सकते हैं, उसके बाहर जाकर के आप काम नहीं कर सकते। लेकिन वहीं आप प्रोविज़ो देखेंगे तो उपखंड अधिकारी के संबंध में प्रोविज़ो है कि भैया एसडीओ साहब जो है जिले के भीतर रह करके वो किसी भी जिले के उपखंड में या किसी स्थान पर क्या कर सकते हैं, जांच या सुनवाई कर सकते हैं। आई होप 27 आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है कि भैया भूमि पर प्रवेश करने और उसके सर्वेक्षण करने का अधिकार, कि कोई भूमि है उसमें प्रवेश कैसे करेंगे और उसका सर्वेक्षण कैसे करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, कौन भूमि में प्रवेश कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें बताता है आपका सेक्शन 28। तो 27 में क्या पढ़ा आपने, जांचों के संबंध में, जांच आयोजित करने के संबंध में क्या दिए हैं, राइट्स के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। 28 क्या बोल रहा है कि कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक, पटवारी, मध्य प्रदेश अधिनियम 2018 के इसमें इसको स्थापित कर दिया गया था, प्रतिस्थापित कर दिया गया था। राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, मापक, पटवारी, जब उनके निरीक्षण और नियंत्रण में हो उनके सेवक और कामगार द्वारा, ये जो अधिकारी लिखे हुए हैं, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक और पटवारी, और ये कोई भी राजस्व अधिकारी या उनके नियंत्रण में कोई सेवक हो या कोई कामगार हो, जब उन्हें ऐसे निर्देश दिए जाएं कि भूमि में प्रवेश कर सकते हैं तो प्रवेश कर सकते हैं और उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं और सीमाओं का सीमांकन कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें हैं, आप समझिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला क्या बताया मैंने यहाँ पे कि भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, पहली चीज़ तो आपकी हो गई है।
भूमि पर प्रवेश करने वाली। ठीक है, दूसरी चीज हो गई आपकी क्या, दूसरी चीज हो गई आपकी सर्वेक्षण करने वाली बात आती है, सर्वेक्षण कर सकते हैं और सीमाओं का सीमांकन कर सकते हैं। भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, सीमाओं का सीमांकन कर सकते हैं और इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों से संबंधित अन्य कार्य कर सकते हैं। कौन कर सकता भैया, ये ऊपर जो अधिकारी दिए हुए हैं, ये राजस्व, कोई भी राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक, पटवारी, मापक, ये सब सारी चीजें क्या कर सकते हैं, किसी भूमि पर प्रवेश कर सकते हैं, सर्वेक्षण कर सकते हैं, सीमाओं का अंकन कर सकते हैं और जो अन्य कार्य जो संहिता में उनको प्रदान किए गए या किसी अन्य विधि में उनको दिए गए हैं, ठीक, कर सकते हैं। ऐसे करते समय वे अपने कर्तव्यों का उचित निष्पादन के लिए आवश्यक से अधिक क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए किसी भूमि पर प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं पे प्रवेश करने के लिए हो सकता है कि उनको कुछ उस स्थान पे हानि पहुंचाए, तो उतनी हानि पहुंचा सकते हैं, उतनी क्षति पहुंचा सकते हैं जितनी आवश्यक हो। ठीक है, आई होप आसान बात थी, समझ में आया होगा। बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति किसी भवन, अब यहाँ पे देखिए ये भवन के संबंध में प्रावधान करता है, ये प्रोविजो जो है बशर्ते यानी परंतुक है, क्या है आपका ये परंतुक। बशर्ते में किसी भवन में या किसी आवासीय मकान से जुड़े किसी संलग्न प्रांगण या उद्यान में उसके अधिवासी की सहमति के बिना मतलब परमिशन, उस व्यक्ति की जो वहां पर रह रहा उस मकान में या भवन में, अधिवासी को कम से कम, जो रहने वाला व्यक्ति कम से कम 24 घंटे की सूचना दिए बिना प्रवेश नहीं करोगे। मतलब प्रवेश कब कर सकते हो आप किसी भवन में, प्राइवेट डीलिंग हाउस में, जब आप पहले तो उसको क्या दोगे, सूचना दोगे, और दूसरा 24 घंटे पहले आपको उसको क्या देना पड़ेगा, आपको सूचना देना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी और 24 घंटे उसको क्या देना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा प्रवेश नहीं कर सकते। और ऐसा प्रवेश करते समय आदिवासी की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। कौन सी, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना होगा। तो क्या समझा आपने इसमें कि भैया कोई भी राजस्व अधिकारी या राजस्व निरीक्षक, नगर सर्वेक्षक, पटवारी और कोई जो उनके अंतर्गत उनके अधीन जो कार्य कर रहा है, कामगार है, सेवक है, तो वो भूमि में प्रवेश कर सकता है, सर्वेक्षण कर सकता है, सीमाओं का अंकन कर सकता है या अन्य कोई कार्य कर सकता है जो इस विधि में उसको प्रदान किए गए हैं या अन्य विधि में। लेकिन अगर किसी भवन के संबंध में है या किसी आवासीय मकान के संबंध में प्रवेश करना है या कुछ करना है, तो उस कंडीशन में आपको 24 घंटे पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी। दूसरी चीज उसकी क्या, सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको आसान बात समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट, अब आते हैं 29 में। 29 क्या कह रहा है, मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति, पावर टू ट्रांसफर केसेस, कि भैया मामलों को स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास में है। आइए देखते हैं क्या प्रावधान है। जब भी ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय के हित में कोई आदेश देना उचित है, तो बोर्ड यानी जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, रेवेन्यू बोर्ड, यह निर्देश दे सकता है कि किसी विशेष मामलों को एक राजस्व अधिकारी से समान रैंक के दूसरे राजस्व अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाए। मतलब कोई सेम रैंक का अधिकारी हो, जैसे तहसीलदार साहब हो, तो तहसीलदार साहब के पास कोई मामला हो तो बोर्ड को लगता है कि भैया न्याय हित के लिए दूसरे वाले जो तहसीलदार साहब है ना, उनको क्या करना चाहिए, ये मामले को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, न्याय बना रहे, न्याय हित में है वो चीज़ है। तो क्या कर सकता बोर्ड, ऐसा निर्देश दे सकता है कि उसको क्या कर दें, विशेष मामलों में एक राजस्व अधिकारी से समान रैंक के दूसरे राजस्व अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया जाए। आई बात समझ में, बोर्ड निर्देश देगा कि भैया वो उस मामले को वहां पे उन तहसीलदार साहब के पास में आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। आई सबसेक्शन 2 क्या कह रहा, यदि आयुक्त को यह उचित लगे तो वह किसी विशेष मामलों को एक राजस्व अधिकारी से उसी जिले या उसी मंडल के किसी अन्य जिले में समान रैंक के किसी अन्य राजस्व अधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश भी दे सकता है। यहां पे तो बता दिया कि सेम रैंक का अधिकारी हो, लेकिन यदि आयुक्त को यह उचित लगता है, आयुक्त को यानी जो हमारे कमिश्नर साहब उनको उचित लगे कि वह विशेष मामला को एक राजस्व अधिकारी से उसी जिले या उसी मंडल के किसी अन्य जिले, ठीक, या तो उसी जिले में किसी दूसरे समान रैंक के अधिकारी को, या तो किसी और जिले, ठीक, रैंक के किसी राजस्व अधिकारी को स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है, तो वो भी आयुक्त हमारे कर सकते हैं।
आई होप आसान सी बात थी, समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 में आइए भैया। सेक्शन 30 क्या कह रहा है? अधीनस्थों को मामले स्थानांतरित करने और उनसे मामले वापस लेने की शक्ति। मतलब जो सबऑर्डिनेट्स होंगे मामले को स्थानांतरित करने और उनसे मामले वापस लेने की। तो कौन मामले स्थानांतरित करेगा और कौन मामले जो है वापस लेगा, वो देखते हैं। आइए फर्स्ट पढ़िए। लिखा है कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारी यानी उपखंड अधिकारी, आपके एसडीओ साहब, तहसीलदार इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली किसी भी मामले या मामलों के वर्ग, मामले या मामलों के वर्गों को अपने पास से निर्णय हेतु अपने अधीनस्थ को किसी भी सक्षम राजस्व अधिकारी को सौंप सकते हैं। मतलब ये कलेक्टर साहब के पास कोई मामला आया है तो उनको लगता है कि यार एसडीओ साहब को ये मामला दे देना चाहिए, ठीक है, तो उनको सौंप देंगे। एसडीओ साहब के पास कोई मामला आया है तो वो उनको सौंप देंगे, किसको? तहसीलदार साहब को सौंप देंगे। या किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी से जो किसी भी मामले या मामलों के वर्ग को वापस ले सकते हैं। मतलब इनको ये लग रहा है, कलेक्टर साहब को ये लग रहा है कि यार ये एसडीओ साहब जो मामला सुन रहा है उसको वापस लो। कहाँ बुलवाओ? अपने पास बुलवाओ। किसके पास? कलेक्टर साहब के पास बुलवा लो। तो वो भी कर सकते हैं और स्वयं उस मामले या मामलों के वर्गों को निपटा सकते हैं, या उसे निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य सक्षम अधिकारी को दे सकते हैं। मतलब आसान सी बात समझो। पहली चीज़ तो क्या बोला उन्होंने कि ये जो तहसीलदार हैं, एसडीओ साहब हैं और जो कलेक्टर साहब हैं, वो क्या कर सकते हैं? मामले को स्थानांतरित कर सकते हैं अपने अधीनस्थों को, ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं? उसको वापस भी ले सकते हैं अधीनस्थों से, और वापस लेने के बाद में और किसी को क्या कर सकते हैं? वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट पढ़िए। एक आयुक्त, कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारी या तहसीलदार इस संहिता या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या मामलों के वर्गों की जांच और रिपोर्ट के लिए अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व अधिकारी को सौंप सकता है। जांच और रिपोर्ट के लिए अपनी फाइल, मतलब मान लीजिए कलेक्टर साहब के पास कोई मामला पेंडिंग है, मामला चल रहा है, तो वो जांच और रिपोर्ट के लिए अपनी फाइल जो है वो एसडीओ साहब को सौंप सकते हैं। ये प्रावधान करता है सबसेक्शन 2। चले, आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। अब आइए 31 में। बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों का दर्जा प्रदान करना। बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालय का दर्जा प्रदान करना, ठीक। आइए, बोर्ड या राजस्व अधिकारी संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच, राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के बीच या किसी कार्यवाही के पक्षों के बीच निर्धारण करने के लिए उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न की जांच करने या निर्णय लेने के लिए राजस्व न्यायालय होगा। या तो कोई मामला जो है ए या वर्सेस बी है, या स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस ए है, तो इन मामलों में क्या होगा कि जब इन मामलों की सुनवाई कोई अधिकारी कर रहा होगा या बोर्ड कर रहा होगा, तो उसे क्या समझा जाएगा? राजस्व न्यायालय उसे समझा जाएगा, और वो क्या होगा? राजस्व न्यायालय ही होगा, ठीक है। आई बात समझ में? इतनी आसान सी बात थी कि राजस्व बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों का दर्जा प्रदान करना, ठीक। उनको दर्जा प्रदान है कौन से? 31 में, सेक्शन नंबर 31 में बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को काय का दर्जा प्रदान है? न्यायालयों का दर्जा प्रदान है। आई बात समझ में? चलिए 32 बात करता है इनहेरेंट पावर की, राजस्व न्यायालयों के अंतर नहीं सकती। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे या आपका जो अभी नया आया है बीएनएसएस, उसका सेक्शन 528, और सीपीसी का आप कौन सा सेक्शन है अंतर्निहित शक्तियों के संबंध में आप वो बताएंगे कि जैसे मैं अगर बीएनएसएस की बात करूं तो सेक्शन 528 में क्या दिया हुआ है? इनहेरेंट पावर दी हुई है हाई कोर्ट की। तो एज इट इज़ हाई कोर्ट में एज इट इज़ जो पावर दी हुई है राजस्व न्यायालयों को, यहाँ पे अंतर्निहित शक्ति जो दी हुई है वो सेक्शन नंबर 32 में दी हुई है। अब सीपीसी में कहाँ दी हुई है वो आप कमेंट करके बताओ। पढ़िए। इस संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग, अब ये दो चीज़ें याद रखिएगा, न्याय के उद्देश्यों के लिए और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश की राजस्व न्यायालयों की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी पावर्स रेवेन्यू जो न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हैं, उनको उनके अंदर अंतर्निहित शक्ति होगी। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए कोई प्रावधान एमपीएलआरसी में नहीं है और राजस्व न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं, हम ये नहीं कर सकते। अगर वो न्याय हित में है, अगर प्रक्रिया के दुरुपयोग वहाँ पे दिख रहा है, भले उनके पास
स्पष्ट रूप से कोई इस अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वो इनहेरेंट पावर का यूज़ करके उस न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और अगर मान लीजिए प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, इनहेरेंट पावर का उपयोग कर सकते हैं, भले ही कोई स्पष्ट रूप में कोई पावर उनकी इस अधिनियम में लिखी ना हो। आई बात समझ में? ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो बार बार आवेदन कर रहा है बिना किसी कारण के, तो वो ये नहीं बोल सकते कि भैया हम इस को आवेदन करने से बार बार नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान ही नहीं है। मैं आपको एक एज एन एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है बोले तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल सेक्शन 32 का प्रयोग करते हुए, वो इनहेरेंट पावर का उपयोग करते हुए उसको आदेश दे सकते हैं कि आप बार बार ये गलत तरीके से आवेदन फाइल ना करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 33 में, व्यक्तियों की उपस्थिति की मांग करने, दस्तावेज को प्रस्तुत करने। अब कोई व्यक्ति है, उसको बुलाने के लिए या किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने के लिए, किसी साक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजस्व अधिकारियों की क्या शक्ति होगी, वो प्रावधान करता है। कौन सा? 33। आइए, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 132 और 133 को उपबंधों के अधीन रहते हुए अब ये जो है ना सीपीसी का सेक्शन 132, 133 ये संबंध में बात करता है कि कौन कोर्ट में आ सकता, कौन कोर्ट में नहीं आ सकता। जैसे कोई व्यक्ति जो है आपका जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, और जो कोई व्यक्ति चल नहीं सकता या कुछ ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, उनके लिए ये प्रावधान है, उनको ध्यान में रखते हुए कि भैया किसको बुला सकते हैं और किसको नहीं बुला सकते। ठीक, तो ये सेक्शन 132 और 133 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह इस संहिता तत्समय प्रवत किसी अन्य अधिनियमित के अधीन उद्भूत होने वाली किसी जांच या मामलों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य लें, जांच या मामले के प्रयोजन के लिए साक्ष्य ले, या किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा जिसकी की हाजिरी या तो पक्षकार के रूप में परीक्षा की जाने के लिए या साक्षी के रूप में। या तो कोई पर्सन है जो पार्टी है जो पक्षकार है, दूसरा कि अगर वो कोई साक्षी है, या ऐसा दस्तावेज उससे पेश करवाना है, तो उस कंडीशन में उसको क्या कर सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति है जो पार्टी है उसको बुलाने के लिए, या तो कोई वहाँ पे एविडेंस है, या उसके पास कोई है, उसके अधीन क्या रखा हुआ है, उसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है, तो उसको बुलाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे समन जारी कर सकते हैं। लेकिन किसको ध्यान में रखना होगा, 132 और 133 सीपीसी का वो प्रावधान ध्यान में रखना होगा। ठीक, चलें भैया आगे, आसान सी बात थी। नेक्स्ट सब सेक्शन पढ़िए। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि, अब कब आदेश दे सकते हो और कब नहीं दे सकते हो। किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जाएगा। कब तक नहीं दिया जाएगा? जब तक कि वह अधिकार क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर नहीं है। अगर अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर में है किसी भी राजस्व अधिकारी के, तो उस कंडीशन में उसको व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको समन जारी कर सकते हैं, बुला सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, ऐसी सीमाओं के बिना लेकिन 50 मील से कम की दूरी। अब मान लीजिए बिना यहाँ पे नहीं, बाहर ले, इसको बाहर करिए। अगर कोई व्यक्ति स्थानीय सीमाओं के बाहर रह रहा है, मान लीजिए ये स्थानीय सीमा बाहर है और यहाँ से 50 मील दूर पे कोई व्यक्ति रहता है। अब यहाँ पे इसको बुलाना, इसकी कोर्ट है और इसका घर यहाँ पे, इन दोनों के बीच का रास्ते की दूरी कितनी, 50 मील। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप उसको बुला सकते हैं। 50 मील की दूरी पे है तो बुला सकते हैं आप। कम 50 से कम होना चाहिए, मान लीजिए 45 किलोमीटर है तो आप उसको बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे 200 मील वाला कॉन्सेप्ट आता है। और 200 मील वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब यहाँ पे दूरी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया ये जो 5/6 हिस्से के लिए रेल संचार या अन्य स्थापित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है, तब उसको बुला सकते हैं। इसका मतलब पहले ध्यान से समझिए, मैं आपको नेक्स्ट पन्ने में समझाता हूँ, रुकिए। मान लीजिए एक स्थान यहाँ पे है सुनवाई का, और वो क्षेत्र अधिकारिता से बाहर रह रहा है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर। सुनवाई यहाँ पे होनी है और रहता वो व्यक्ति यहाँ पे, और क्षेत्र से बाहर है वो, ठीक है। तो 45 किलोमीटर दूर रह रहा है तो उसको आप बुला सकते हैं। दूसरी बात आती है कि मान लो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर है। अब ये 200 किलोमीटर दूर होने के कारण, मतलब 200 किलोमीटर कम होना चाहिए। तो मान लेते हैं अपन ये मान लेते हैं कि 150 किलोमीटर दूरी पे। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जो 5/6 भाग है, अगर इसमें या तो ट्रेन चलती हो या तो बस चलती हो,
तो उस कंडीशन में उसको यहाँ पे बुलाया जा सकता है। एक बार और समझ लो, ये 200 वाला 200 किलोमीटर दूरी, मतलब ये 50 किलोमीटर हो गया, 50 किलोमीटर का तो क्लियर है। इसके ऊपर का कोई अगर हिस्सा है, या मान लो जैसे 150 किलोमीटर का है, तो 150 किलोमीटर का 5/6 भाग, 5/6 भाग में अगर कोई क्या चल रहा हो, कोई ट्रेन चल रही हो, बस चल रही हो, या ट्रांसपोर्ट का अन्य साधन हो, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, ठीक। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है सबसेक्शन, किसी भी राजस्व अधिकारी द्वारा उपस्थित किसी भी व्यक्ति से साक्ष्य देने या उस समय उसके कब्जे में अधिकार में मौजूद किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की मांग की जा सकती है। ठीक, किसी भी व्यक्ति से साक्ष्य देने के लिए या उसके कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है या कोई अधिकार मौजूद है, तो उसको प्रस्तुत करने की मांग की जा सकती है। इसके द्वारा, राजस्व अधिकारी के द्वारा। चलें, आसान सी बात थी। ऐसे प्रत्येक राजस्व अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित होने से छूट प्राप्त है, या जिसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश नहीं दिया जा सकता, या जो बीमार है या दुर्बल है, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, एक आयोग बनाया जाएगा। आयोग जारी करने का अधिकार होगा किसके पास, राजस्व अधिकारी पास। वही मैंने बताया कि 132, 133 में उनको बुला नहीं सकते, या कोई व्यक्ति बीमार है या कोई बड़े पद में है जो आ नहीं सकता है, तो उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा और उस कमीशन को भेजा जाएगा उनसे डॉक्यूमेंट लेने या कोई साक्ष्य लेने के लिए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सबसेक्शन 4 इस बारे में बात कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, गवाहों की अनिवार्य उपस्थिति। अब गवाह की अनिवार्य उपस्थिति के बारे में, कंपेलिंग अटेंडेंस ऑफ विटनेस। यदि किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा, किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोई समन भेजा, वह समन का पालन करने में विफल रहता है, तो धारा 33 के तहत समन जारी करने वाला अधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। अब उसके खिलाफ समन जारी हुआ, वो व्यक्ति कंपेल नहीं कर रहा, वो आ ही नहीं रहा है कोर्ट में, तो क्या कर सकते हैं, जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं, पहला। दूसरा, उससे उपस्थित होने के लिए जमानत आवेदन देने का आदेश दे सकते हैं। दूसरा, जमानत देने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, उस पर 1000 रुपये से अधिक का जुर्माना ना लगाया जाए, मतलब 1000 तक उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं आप, जुर्माना लगा सकते हैं। 1000 तक क्या लगा सकते हैं आप, जुर्माना लगा सकते हैं। पहला तो आप जमानती वारंट, उसके लिए जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, उसे उपस्थित होने के लिए जमानत भरने के लिए बोल सकते हैं उसको, है ना, ऑर्डर हिम टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस। ठीक, या क्या कर सकते हैं आप, 1000 रुपये तक का जुर्माना आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक, आसान सी बात थी। पक्षकारों की अनुपस्थिति में सुनवाई। अब पक्षकार मान लीजिए वो अनुपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो मामले को क्या कर देंगे, या तो निर्णय उस पर सुनवाई और निर्णय उसकी अनुपस्थिति में की जा सकती है, या मामले को अनुपस्थिति में खारिज भी किया जा सकता है। अगर कोई पक्षकार उपस्थित नहीं है और तो उसको क्या हो सकता है, या तो निर्णय हो सकता है, सुनवाई कर सकते हैं उस पर। दूसरा, उसकी अनुपस्थिति के कारण उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पढ़िए, जिस पक्ष के विरुद्ध उपधारा 2 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, वह आदेश की तिथि या आदेश की सूचना मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, इस आधार पर आदेश रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है उसी न्यायालय के पास में। किसी पर्याप्त कारण में से सुनवाई उपस्थित नहीं हो सका, मतलब मान लीजिए उसको नोटिस समन विधिवत तामील नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में वो बोल देगा कि भैया आपने हमको बुलाए थे लेकिन हमको ना नोटिस तामील नहीं हुआ है, तो आप हमको फिर से सुनने का मौका दीजिए, और वहाँ पर एक आवेदन लगा सकता है उसी कोर्ट में। राजस्व अधिकारी आदेश पारित होने की तिथि पर उपस्थित विपक्षी पक्ष को नोटिस देने के बाद और आवश्यक समझे जाने वाली जांच करने के बाद पारित आदेश को रद्द कर सकता है। मतलब ये यहाँ पे जो आदेश पारित किया है न्यायालय ने उपधारा 2 में, उसको रद्द कर सकता है कि हाँ भाई, जांच करने के बाद में कि हाँ भाई इसको सूचना तामील नहीं हुई, नोटिस तामील नहीं हुआ, समन तामील नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं। ठीक, आसान सी बात थी। चलिए आगे 4 देखिए क्या कह रहा है, जहां उपधारा 3 के तहत दायर आवेदन अस्वीकार कर दिया है, अगर वही वहाँ पे उन्होंने आवेदन लगाया कि भैया आप हमको फिर से सुनिए, हमारे पास पर्याप्त कारण है, अगर उसको उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया, तो वहाँ पीड़ित पक्ष उस प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है, जिसके समक्ष अब वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। उसके ऊपर जो अथॉरिटी बैठी होगी, अपीली अथॉरिटी, उसको अपील कर सकता है। आसान सी बात थी। अगर मान लीजिए उपधारा 3 का जो आवेदन है उसको अस्वीकार कर दिया, तो उसके पास क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, जिसके पास अपील होती है, मतलब उसका जो ऊपर का अधिकारी। ठीक,
5 पढ़िए, उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों के अलावा या राजस्व अधिकारियों के समक्ष किसी मामले या कार्रवाई का गुण दोष, ये गुण दोष तो नहीं करना चाहिए, गुणागुण आधार बोलते हैं इसको, गुणागुण आधार तो के आधार पर निर्णय होने के अलावा इस धारा के तहत पारित आदेश की अपील नहीं हो सकती। मतलब अपील तभी होगी जब या तो प्रावधानों के अलावा कोई आदेश पारित किया गया है, सक्षम किसी समक्ष किसी मामले या कार्रवाई को गुणागुण आधार पर नहीं सुना गया है उस, और निर्णय जो है न्याय हित में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। सुनवाई को स्थगित करना, धारा 36 क्या कह रही है? सुनवाई, एडजॉर्नमेंट ऑफ हियरिंग्स। राजस्व अधिकारी समय समय पर दर्ज किए जाने वाले कारणों और लागत संबंधी ऐसी शर्तों पर अपने समक्ष किसी मामले या कार्रवाई की सुनवाई स्थगित कर सकता है। ठीक है भाई। दूसरा पढ़िए, आसान सी बात ही, समझाने की जरूरत नहीं, एक बार फिर भी समझा देता हूँ। राजस्व अधिकारी समय समय पर दर्ज कर किए जाने वाले कारणों और लागत संबंधी ऐसी शर्तों पर अपने समक्ष किसी मामले या कार्रवाई की सुनवाई स्थगित कर सकते हैं। कोई भी कार्रवाई चल रही है तो कुछ समय के लिए उसको स्थगित कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट नेक्स्ट डेट, इस हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है। किसी मामले या कार्रवाई की स्थगित सुनवाई की तिथि और स्थान की सूचना उनको देनी होगी। सूचना और समय उपस्थित पक्षों को, गवाहों को दी जाएगी। मतलब कि एडजॉर्नमेंट अगर हुआ है तो उनकी समय किस डेट में हुआ है, किस स्थान में हुआ है, तो गवाहों को और पक्षकार को उसकी सूचना दी जाएगी। चलिए, आसान सी बात थी। 37 लागत। अब यहाँ पे आप खर्चे भी कर सकते हो। खर्चे प्रदान करने का अधिकार। राजस्व अधिकारी संहिता या उस समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न किसी मामले या कार्रवाई में हुए खर्चों को ऐसे तरीके से और ऐसी सीमा तक प्रदान कर सकता है जैसा भाई उचित समझे। मतलब पक्षकार को आप खर्च भी प्रदान कर सकते हैं अगर जो खर्च उसको आवेदन फाइल करने और सब सारी चीज़ों में आया है, लेकिन बशर्ते, परंतु क्या पढ़िए कि किसी भी ऐसे मामले में या कार्रवाई में किसी कानूनी व्यवसाय यानी जो एडवोकेट्स होते हैं, एडवोकेट्स की फीस दिलाई तो जा सकती है सॉरी दिलाई तो जा सकती है, लेकिन कब? जब तक कि ऐसे अधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर अन्यथा विचार ना करें। मतलब उनको कारण बताने होंगे कि किस कारण से आपने एडवोकेट की फीस उनको दिलाई है। अगर वो कारण लिख देते हैं लिखित रूप से, तो उस कंडीशन में एडवोकेट की जो फीस पक्षकार ने दी है उसको भी दिलाई जाएगी। आसान सी बात थी। चलिए, अब बात करते हैं अचल संपत्ति का कब्जा सौंपने के आदेश को निष्पादित करने का तरीका। मान लीजिए किसी अचल संपत्ति में किसी का कब्जा है और उस कब्जा को हटाने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, वो प्रावधान करता धारा 38। ठीक। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस संहिता के अंतर्गत अचल संपत्ति का कब्जा सौंपने का आदेश पारित किया गया है तो ऐसे आदेश का निष्पादन निम्नलिखित तारीख से किया जाएगा। ठीक है, उसी तारीख से निष्पादन किया जाएगा जहां पे उसको कब्जा सौंपने का आदेश दिया गया है। ए पढ़िए क्या कह रहा है। कब्जेदार व्यक्ति या व्यक्तियों को नोटिस देकर उन्हें उक्त नोटिस प्राप्त होने के बाद उचित समय सीमा के भीतर भूमि खाली करने के लिए कहा जाएगा। युक्त समय यानी उचित समय के भीतर भैया बोलेंगे कि आप क्या कर दो, कब्जेदार जिसने अवैध तरीके से कब्जा किया है भूमि खाली कर दो। ठीक। दूसरा, यदि नोटिस का पालन नहीं होता है तो उस व्यक्ति को हटाकर या किसी अधीनस्थ को नियुक्त करके, ठीक, जो उस स्थान में को खाली करने से इनकार करता है, और नेक्स्ट वाली कंडीशन, पहली चीज तो उसको हटा करके किसी अधीनस्थ, ठीक, तो उस व्यक्ति को हटा करके या किसी अधीनस्थ को नियुक्त करके उसको हटा दें जिसने अवैध कब्जा किया, या किसी अधीनस्थ को, मतलब जो राजस्व अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ को नियुक्त करके उस स्थान को खाली करवा सकते हैं। अगर वो इनकार करता है और यदि किसी व्यक्ति को हटाने में कार्य में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध या बाधा उत्पन्न की जाती है तो उस कंडीशन में राजस्व अधिकारी मामले में तथ्यों में संक्षिप्त जांच करेगा, और यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि प्रतिरोध या बाधा उचित कारण नहीं था तो उस कंडीशन में उसके ऊपर दंड के लिए भी उस व्यक्ति पर लागू की जा सकती है। मतलब उस पर उसको दंडित भी कर सकता है राजस्व न्यायालय। ठीक, ऐसे कदम उठा सकता है या उठवा सकता है, और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है। ये बल का प्रयोग भी कर सकता है, उसके कब्जा लेने के लिए करवा सकता है, जो अधिकारी की राय में आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो। ठीक। धारा 38 क्या कह रही थी भैया? अचल संपत्ति के कब्जे की बात कर रहा था। तो भैया कब्जा हटाने के लिए आप क्या करोगे? उचित बल का भी प्रयोग कर सकते हो,
उसको नोटिस, अगर वो पालन नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ या किसी अधीनस्थ को नियुक्त करो और उस स्थान को खाली करवाओ, और अगर वो इनकार करता तो उसको दंडित भी करो। ये सब प्रावधान वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, चलिए आइए 39 में। 39 क्या कह रहा है? वे व्यक्ति जिनके द्वारा राजस्व अधिकारियों के समक्ष और उनके समक्ष उपस्थिति और आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हो भैया? आप उपस्थित हो सकते हो या आवेदन प्रस्तुत कर सकते हो, तो जब तक कि किसी अन्य अधिनियम के अन्यथा प्रावधान न हो, इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी भी राजस्व अधिकारी के समक्ष सभी उपस्थितियां, आवेदन और कार्य जो उस समय लागू हों स्वयं पक्षों द्वारा मान्यता प्राप्त या तो खुद कर सकते हैं, प्रतिनिधियों द्वारा, किसी अन्य कानूनी व्यवसायी द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता 132 वही वाली कंडीशन। तो उस कंडीशन में अगर हो तो यदि राजस्व अधिकारी यह निर्देश दे दे कि वो व्यक्ति भी आकर के आवेदन कर सकते हैं तो वो पक्ष स्वयं दर्ज की जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि राजस्व अधिकारी के पास में कौन आवेदन कर सकता, कौन उपस्थित हो सकता? तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है स्वयं, या उसका कोई मान्यता प्राप्त एजेंट हो, या कोई कानूनी व्यवसायी हो, एडवोकेट्स हो सॉरी, बशर्ते कि 132 133 का प्रावधान सीपीसी में जो कोर्ट नहीं आ सकता, जो चलने में है दिक्कत है, क्या बोलना चाहिए, विकलांग है या बीमार है, तो उस कंडीशन में वो खुद भी आ सकता है अगर न्यायालय निर्देश दे तो। ठीक, इसके अलावा इसी की धारा 2 की उपधारा 1 की यानी एजेंट की बात कर रहा है, वो अंतर्गत आने वाले मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा भी उपस्थित करवाई जा सकती है। कोई एजेंट है तो वो भी क्या कर सकता है, उपस्थित हो सकता है। आसान सी बात थी। चलिए, राजस्व अधिकारियों के आदेश जब त्रुटि अनियमितता के कारण उलटफेर योग्य हो। ठीक, अब राजस्व अधिकारी ने कोई आदेश दिया है और उसमें त्रुटि के कारण कोई अनियमितता है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, उलटफेर कर सकते हैं। तो राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश, समन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश का इस संहिता के तहत जांच या अन्य कार्रवाइयों से पहले या उसके दौरान की गई किसी भी कार्रवाई में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितताओं के कारण अपील या पुनरीक्षण में उलट या परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, चूक, अनियमितता के कारण न्याय में विफलता हुई हो। मान लीजिए किसी अधिकारी ने कोई आदेश पारित किया, कोई समन पारित किया, कोई नोटिस पारित किया या उद्घोषणा, वारंट या कोई आदेश पारित किया, तो उसको कब उलटफेर किया जाएगा? जब तक कि उस आदेश से क्या नहीं हो रहा हो, न्याय में विफलता ना हो रही हो। अगर न्याय में विफलता हो रही है तो उस कंडीशन में उसको क्या कर देंगे, उसको उलटफेर कर देंगे, काय में, अपील में और पुनरीक्षण में। पुनरीक्षण और अपील में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उलट सकते हैं, तभी जब न्याय की विफलता हो रही हो तब, अन्यथा नहीं। स्पष्टीकरण, इस संहिता के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई में हुई त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण न्याय में विफलता हुई है या नहीं, यह निर्धारित करते समय इस तथ्य पर विचार किया जाएगा कि क्या आपत्ति कार्रवाई के प्रारंभिक चरण में उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी। कार्रवाई के समय अगर वो आपत्ति उठा दो कि भैया ये गलत चीज़ें हैं, अभी आप मत करिए, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि उठाई है या नहीं, मतलब उठाई जा सकती थी या उठाई जानी चाहिए थी। तो ये स्पष्टीकरण प्रावधान करता है। आसान सी बात थी। चलिए, लास्ट बचा हुआ है, जब इस संहिता में कोई स्पष्ट प्रावधान ना हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होगी। आसान सी बात थी कि जब तक इस संहिता में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान ना किया गया हो, इस संहिता के अंतर्गत सभी कार्रवाइयां सिविल प्रक्रिया संहिता निर्धारित प्रक्रिया तथा संभव पालन की जाएगी। सीपीसी का लागू होना बताता है। तो ये था हमारा प्रोसीजर 27 से लेकर के 43 तक। आसान सी बात थी। आप इसके नोट्स बना लेंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी में मैंने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है क्योंकि इजी चैप्टर था, आपको समझ में आएगा जब आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं तो। ठीक, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।